सो यस पीपल, हाउ आर यू ऑल? आई होप गाइज आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, और मैं बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो दोस्तों, दिस गोइंग टू बी द लास्ट डेमो क्लास ऑन यूट्यूब, है ना। इसके बाद में इफ यू वांट टू कंटिन्यू तो आपको हमारे लेक्चर परचेस करने पड़ेंगे। आप लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल तो समझ में आ ही गया होगा। एक बात इंपॉर्टेंट है, क्या अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो मेक श्योर पूरा लॉ लिखते 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 पढ़ो। द रीजन बिंग, क्योंकि आपने फाउंडेशन में जो पेपर दिए थे वो एमसीक्यू बेस पे थे, ठीक है। अगर आप लोगों को राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी क्लास के अंदर तो शायद आप अपने एग्जाम में उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग किसी भी कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ में हर दिन क्या हम लोग पुरानी क्लास को रिवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज को एश्योर कर लेना। और सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे भी जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आपके अगर लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, हर एक कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिली होगी, इसके बाद में आता है कि सर हम लोग इसके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने चाहिए। ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखना चाहिए। अब सर ये लास्ट लेक्चर है, इसलिए कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं फिर से। सी, पहले 5 से 10 मिनट हमारी क्लास के अंदर हमेशा हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज डे नंबर 5 है, तो डे नंबर 5 जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले 4 दिन में हम लोगों ने जो भी पढ़ा है उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। सर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आज का पढ़ना शुरू करेंगे, और जैसे ही हम लोगों का पढ़ना कंप्लीट हो जाता है उससे लेकर क्वेश्चन आंसर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सारी चीजें आप लोगों को पता है, A to Z मैं आपको लिख लिख के पढ़ाता हूं। कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा कि मैं सिर्फ आपको बोल दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा और मैं आप लोगों को बोल दूंगा ये तुम्हारे सिलेबस में, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। द रीजन बिंग, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पर ये सब कुछ चल जाता था, इंटर लेवल पे ऐसे चलने वाला नहीं है। जब तक आप लिखोगे नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, तब तक आप एग्जाम के अंदर बहुत आउट बोलते ना बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेक श्योर आप इन सारी चीजों को ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करेंगे, जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उन सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेते, और जैसे हमारा रिवीजन हो जाएगा उसके बाद में आज वाली क्लास से शुरू करेंगे, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट आपको पता चलेंगे, कंपनी लॉ के कंसेप्ट आपको पता चलेंगे जो आपको नॉर्मली शायद पता नहीं होंगे। ठीक है, शुरू करते गए। सबसे पहले गाइस हम लोगों ने बोला था कंपनीज एक्ट 2013 जो आया था, इसने पुराने कंपनीज एक्ट को क्या किया है, अमेंड किया है और कंसोलिडेट करके हमें बनाया है, नया एक्ट बना हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कितने हैं, 470 सेक्शन। सर ये पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट कितने चैप्टर्स के अंदर डिवाइडेड है, 29 चैप्टर। और सर टोटल कितने शेड्यूल कंपनीज एक्ट के अंदर है, 7 शेड्यूल। आप एक बार जाके चेक करो, ये सारी चीजें आपके एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको पूछी है। सर इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 कहां पर एप्लीकेबल होता है, होल ऑफ द इंडिया, मतलब एंटायर इंडिया के ऊपर। सर कंपनीज एक्ट 2013 किस दिन से एप्लीकेबल हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया था, और 30 अगस्त को ये क्या हो गया था, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया था। द मोमेंट इसको ऑफिशियल गैजेट के अंदर पब्लिश कर दिया, सेक्शन 1 तो इमीडिएटली एप्लीकेबल हो गया, और रिमेनिंग सेक्शन फेजेस में एप्लीकेबल हुए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कंपनी एक्ट 2013 जो है ये किस किस पे एप्लीकेबल होता है, तो आप एकदम आराम से ध्यान देना। अगर आप कंपनी हो जो इस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर बनी है तो भी आपको कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होगा। सर अगर कोई कंपनी ऐसी है जो कंपनी एक्ट 2013 में तो नहीं बनी लेकिन पुराने कंपनी लॉ में बनी है, उसको भी कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। मतलब सर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर है, वो ये नहीं बोलेंगी कि मुझे जो कंपनी एक्ट ने बनाया वो तो मर गया, 2013 में तेरे को सुनूंगा नहीं, ऐसा चलेगा नहीं। इसके अलावा क्या बोला है सर, अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसके ऊपर भी, कोई बैंकिंग कंपनी है उसके ऊपर भी, कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या सप्लाई के अंदर एंगेज है कंपनी उसके ऊपर भी, या कोई स्पेशल एक्ट से बनी हुई कंपनी है, आप सबके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होने वाला है। लेकिन सर सुनो ना, बैंकिंग कंपनी का अपना लॉ है, इंश्योरेंस कंपनी का अपना लॉ है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अपना लॉ है, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी का अपना लॉ है। अगर कंपनी एक्ट 2013 और स्पेशल लॉ एक दूसरे से कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं,
तो वो जो कंपनी है, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, स्पेशल एक्ट वाली कंपनी, वो किसको सुनेगी? स्पेशल लॉ को, उनके रिस्पेक्टिव लॉ को सुनेगी, या कंपनी एक्ट 2013 को सुनेगी? तो वो उनके रिस्पेक्टिव लॉ को सुनेगी। गाइस ये वाली बातें हम लोगों ने ऑलरेडी पुराने क्लासेस में कर ली, ये मैं आपको सिर्फ रिवाइज करवा के दे रहा हूँ सर। इसके अलावा ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर देगा, उसके ऊपर भी कंपनी एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा। और सर ऐसे दो बॉडी कॉर्पोरेट है, नेशनल, कौन सा आपका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये दो ऐसे बॉडी कॉर्पोरेट है जहां पर कंपनी एक्ट ने बोला है आप दोनों को भी क्या करना पड़ेगा? कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करना पड़ेगा। गाइस जल्दी बताओ, क्या ये सारे पॉइंट क्लियर हुए? सर इसके बाद में हमने डेफिनेशन पढ़ा कंपनी का। कंपनी का डेफिनेशन किस वर्ड से शुरू होता है? मीन्स। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी म्हणजे काय? जो 2013 के बाद बनी है, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई है, वो भी कंपनी है। जो किसी भी पुराने कंपनी लॉ में, इंडिया के कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर है, वो भी कंपनी है। सुनो, अब एग्जाम्पल में थोड़े से चेंजेस आएंगे बेटा, अब ध्यान देना। Amazon, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला ने रिसेंटली उनका एक क्या करते हैं, अपना पहला इंडिया में शोरूम खोला हुआ है। कहां पर? मुंबई के अंदर। मतलब ऐसी कंपनी जो बनी तो इंडिया के बाहर है, जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या है? अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इधर बाय इटसेल्फ, इधर बाय एजेंट, इधर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली और इन एनी अदर मैनर कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। मेक श्योर गाइस, देखो क्या होता है ना, मैं चाहता तो मैं सब कुछ हिंदी में रिवाइज कर सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे लिखना है? इंग्लिश के अंदर। क्योंकि पढ़ते हुए आपने बहुत डिटेल में पढ़ा, रिवीजन हमारा ऐसे ही होना चाहिए जैसे आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसी कंपनी जो बनी है आउटसाइड इंडिया, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर है? इंडिया। कैसे? इधर थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, इधर इधर इटसेल्फ थ्रू एजेंट, इधर फिजिकली और इधर इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो हम आपको क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी और फॉरेन कंपनी। सर इसके बाद आता है आपका द वर्ड कॉल बॉडी कॉर्पोरेट। तो बेटा बॉडी कॉर्पोरेट का हमने डेफिनेशन पढ़ा था। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या है? बोले बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी और एंटिटी और कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। गलत। बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स corporation entity incorporate outside India, but it does not include cooperative society or such a body corporate which is notified by central government. Guys समझ में आया? ये सारी डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। इसके बाद में हमने पढ़े क्या? फीचर्स ऑफ कंपनी। फीचर्स ऑफ कंपनी में वन बाय वन। बेटा कंपनी बनती या कंपनी को बनाना पड़ता है? बनाना पड़ता है। और ये सारी चीजें हमने हमारे हाथों से लिखी है। नंबर वन, कंपनी इज अ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब कंपनी को बनाने के लिए उसे कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अच्छा सर कंपनी बनी तो कंपनी क्या है? नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। सर आर्टिफिशियल पर्सन के 6 पॉइंट याद रखना। कंपनी बनी है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। दूसरा, इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ। तीसरी बात क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन के बारे में? इवन अ मेंबर कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी। चौथा, व्हाट कंपनी कैन डू एंड व्हाट कंपनी कांट डू। इसके अलावा कंपनी इज इंटेंजिबल, इनविजिबल बट नॉट फिक्टिशियस। कंपनी फिक्टिशियस नहीं है। और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो खुद होके कुछ नहीं कर सकती। इट एक्ट थ्रू ह्यूमन एजेंसी। कंपनी किसके थ्रू काम करती है? ह्यूमन एजेंसी के थ्रू काम करती है। आई होप गाइज ये पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते गाइज। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर हमने दो केस लॉ देखे थे। वन इज सोलोमन वर्सेस सोलोमन कंपनी लिमिटेड। अनदर केस लॉ जो हम लोगों ने देखा था दैट इज ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग। ठीक है, ये दोनों के दोनों केस लॉ भी मैंने आप लोगों के साथ में बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। इफ यू रिमेंबर, सोलोमन का केस लॉ और साथ ही साथ में ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का केस लॉ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सर सेपरेट लीगल एंटिटी क्या बोलता है? कंपनी इज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन जिसने उसे बनाया, द पर्सन हु फॉर्म, जो उसको ओन कर, जो उसका ओनर है, द पर्सन हु ओन, और जो उसको चला रहा है, द पर्सन हु मैनेज। मतलब कंपनी अलग है, उसका प्रमोटर, उसका शेयर होल्डर, उसका डायरेक्टर अलग है। दूसरा बात क्या बोला हम लोगों ने इसके अंदर? कंपनी हैज इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कंपनी के अपने अधिकार है, अपने
लाइबिलिटी है। और लास्ट पॉइंट, मेंबर आर नॉट लाइबल फॉर एक्ट ऑफ द कंपनी। मेंबर या डायरेक्टर या प्रमोटर कंपनियों के कर्मों के लिए लाइबल नहीं है। इसी को हमने आगे जाके एक नाम दिया था, दैट इज कॉर्पोरेट विल। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा गाइस, परपेचुअल सक्सेशन, म्हणजे कंपनी अमर आहे, कंपनी अमर है। अब सर मेंबर मे कम, मेंबर मे गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। सेकेंड पॉइंट हमने बोला था, द डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ द मेंबर डज नॉट अफेक्ट द स्टेटस ऑफ company. And the last point, companies are created by process of law. The existence of company come to end by process of law only. ठीक है, इसके अलावा सर हमने पढ़ा था लिमिटेड लाइबिलिटी। हमेशा याद रखना, व्हेन आई से लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी होती है, मेंबर की, ना कि कंपनी की। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होती है गाइस, अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो उसकी मेंबर की लाइबिलिटी कितनी होती है, अमाउंट अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब सर गारंटी अमाउंट। ठीक है, और इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी देयर इज नो लिमिट ऑन लाइबिलिटी। इसके अलावा सर अनकॉल्ड कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अनकॉल्ड कैपिटल कब मंगा सकते हैं, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में पैसा कब मंगाएंगे, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। और सर अनलिमिटेड कंपनी में ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी। सर कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन, कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता है। अगर आप चाहो तो सोल प्रोप्राइटरशिप जाओ, आप चाहो तो पार्टनरशिप खोल लो, आप चाहो तो एचयूएफ कर लो, आप चाहो तो कुछ भी करो, एलएलपी बना लो, आप चाहो तो क्या बना सकते हो, कंपनी भी बना सकते हो व्हेन इट्स कम टू फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, आगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, तीन बातें याद रखना। सेक्शन नंबर 44 बोलता है शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफरेबल है उस मैनर में जैसे कहां पे लिखा है, आर्टिकल में। In case of private company, there is a restriction on transfer of share. In case of public company, the share are freely transferable. आगे बढ़ते गए, आगे क्या बोला है, सेपरेट मैनेजमेंट। देखो शेयर होल्डर डू नॉट इन्वॉल्व इनटू डे टू डे अफेयर्स, क्योंकि 40 लाख शेयर होल्डर है रिलायंस के, तो दे डू नॉट इन्वॉल्व इनटू डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर दे अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसको अपॉइंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। Power to appoint and power to remove lies in the hand of the shareholder of the company. So I can say the ultimate control किसके हाथ में है, the shareholder of company। समझ में आया, yes or no guys? इसके अलावा क्या आता है, सेपरेट प्रॉपर्टी। भले ही मैं कंपनी की 100% शेयर अपने पास ले लूं, दैट डज नॉट मीन कंपनी की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी बन गई। यहां पर हमने केस देखा था, इफ यू रिमेंबर, मैकुरा वर्सेस नॉर्थर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है सर, इसके अलावा हमने बोला था कंपनी के पास कैपेसिटी है, वो किसी पे शू भी कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी कोई शू कर सकता है, मतलब कैपेसिटी टू शू एंड बी शूड। आगे क्या बोला गाइस, कंपनी पर्सन है या नहीं है नेचुरल या आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। क्या कंपनी का रेसिडेंस होता है, होता है। कंपनी की नेशनैलिटी होती है, होती है, लेकिन कंपनी सिटीजन नहीं है, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। गाइस क्लियर हुआ, यस और नो? ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी फीचर्स ऑफ कंपनी के ऊपर। सर जैसे ही फीचर्स ऑफ कंपनी हम लोगों ने पढ़ लिया, इसके बाद में हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ा, दैट इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। यहां पर क्या बोला था कि जो कंपनी है और जो उसके पीछे प्रमोटर, शेयर होल्डर, डायरेक्टर है, दे बोथ आर डिफरेंट पर्सन। मतलब अगर मानो कंपनी ने कोई कांड किया, उसके लिए उसके प्रमोटर, डायरेक्टर, शेयर होल्डर आर नॉट लायबल, मतलब द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन बिहाइंड द कंपनी आर लिमिटेड, दे आर नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर मानो जो बिहाइंड द पर्सन है ना, वो कंपनी का इस कंसेप्ट का, लिमिटेड लायबिलिटी का मिसयूज करेंगे, तो इन दैट केस लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल होगा और कंपनी को और पीछे वाले पर्सन को एक माना जाएगा। भाड़ में गया आपका कंसेप्ट कॉल सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बेटा अगर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल आ रहा है, चार बातें हमेशा याद रखना जो आपको एग्जाम में लिखना है। इग्नोर दी सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड पॉइंट, disregard a corporate personality, so you can look behind the person who is actually controlling the company। उसके बाद में हम बोलेंगे कौन लिफ्ट करता है कॉर्पोरेट विल, इट इज अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट whether to lift the corporate will or not to lift the corporate will। and the last point, अगर corporate will lift करना है तो there are certain cases जहां पे corporate will पास में लिफ्ट हुई है। गाइस समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको मूवी के क्लिप भी बताए थे,
और वो सारी मैंने आप लोगों के बातें साथ में बातें शेयर की थी। मेक श्योर आप लोग उस वीडियो को एक बार देख लेना। हमने कुछ केस डिस्कस किए थे सर, दिशा मैनिक जी पेटेंट का केस हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा सर हम लोगों ने कौन सा गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने वाला केस हमने डिस्कस किया था। सर इसके अलावा हमने डैमलर कंपनी वर्सेस कॉन्टिनेंटल रबर टायर कंपनी लिमिटेड का केस डिस्कस किया। सर इसके अलावा हम लोगों ने कौन सा द मर्चेंट वर्कमैन एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएट रबर इंडस्ट्री लिमिटेड का केस डिस्कस किया था। और साथ ही साथ में गाइस हम लोगों ने मर्चेंडाइज ट्रांसपोर्ट वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन का भी केस डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पुरानी क्लास में पढ़ लिया था। सर आज की क्लास की शुरुआत अब होगी, जल्दी बताओ क्या मैं मान सकता हूँ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आप लोग अपने घर पे रिवाइज करते हो? मेरे को पता है मैं 1000 बार बोल दूं तो भी नहीं करोगे। सो मेक श्योर गाइस, आई विल एश्योर, क्योंकि तुमको तुम्हारे भविष्य की चिंता नहीं होगी, मेरे को तो है, बिकॉज मेरे को मेरा रिजल्ट अच्छा चाहिए। बच्चों मेरे से पढ़ा हुआ है, मेरे को उसका रिजल्ट अच्छा चाहिए। सो मेक श्योर जो मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं नेक्स्ट डे उसको शांति से सुनो, वहां पे कोई गड़बड़ मत करो, वहां पे 2x का स्पीड मत करो, रिवीजन को बहुत अच्छे से करो। रीजन बिंग जो भी तुमने पढ़ा है उसको 24 घंटे में रिवाइज करना होता है, तुम लोग नहीं करते तो मैं करवा रहा हूं, उतना शिद्दत से कर लेना, चीजें आपकी लर्न होती चल जाएगी। ठीक है, चलो अब सर अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें हमने पढ़ लिया कंपनी लिमिटेड बाय, सॉरी हमने कंपनी पढ़ लिया, हमने फॉरेन कंपनी पढ़ लिया है, और साथ ही साथ में हमने बॉडी कॉर्पोरेट भी पढ़ लिया है। सर इसके अलावा अब आते ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। देखो पहले क्या होता था, देयर वाज अ कंपनी कॉल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब बना था ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज नो रजिस्टर, आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी नहीं था, देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड कंपनी एक्ट 2013 जैसे आज के डेट में। उस समय में कोई कंपनी लॉ भी नहीं था। देन हु इज अ लॉ मेकर, उस समय में पार्लियामेंट भी नहीं थी। अरे ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, इट वॉज फॉर्म अंडर द इन ईयर 1600। जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी वो बनी कब थी, इन द ईयर 1600। और जब 1600 की मैं बात करूं तो उस समय में कोई कंपनी लॉ भी नहीं था। अब बताओ तो वो कंपनी बनी की, देन हु इज अ लॉ मेकर, पार्लियामेंट भी नहीं था उस समय का, तो हु इज अ लॉ मेकर, तो उस समय के जो क्वीन थे, उस समय के जो किंग थे, दे आर लॉ मेकर। ठीक है, तो इट वॉज अ कंपनी, उसको बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी मतलब विच इज फॉर्म अंडर द रॉयल चार्टर ग्रांटेड बाय किंग एंड क्वीन। एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी, अ बैंक ऑफ इंग्लैंड, और लास्ट वाला पॉइंट इट इज गवर्न बाय चार्टर, जो उस समय के राजा महाराजा वो है ना, नॉट बाय कंपनीज एक्ट 2013। गाइस समझ में आया? तो पहला आ गया आपका चार्टर्ड कंपनी। तो चार्टर्ड कंपनी का मतलब क्या हो गया गाइस, जो कंपनी रॉयल चार्टर्ड से बनाई गई है उसको बोलेंगे चार्टर्ड कंपनी। सर स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब, स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जिसको स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया है। सर एग्जांपल दे सकते हो क्या आप? बेटा सीएमए को सीएमए एक्ट के अंदर बनाया गया, सीए को सीए एक्ट के 1949 के अंदर बनाया गया। सर इसके अलावा अगर आप देखो तो सीएस को सीएस एक्ट के अंदर बनाया गया, एलआईसी को एलआईसी एक्ट के अंदर बनाया, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को सेबी एक्ट 1992 के अंदर बनाया। तो डोंट यू थिंक आरबीआई के लिए आरबीआई एक्ट है? तो ऐसे जिनका अपना खुद का लॉ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेबी को सेबी एक्ट। अच्छा एसबीआई एक्ट भी है। तो बोलने का मतलब जब आप किस इसको ऐसे कंपनी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेट बाय स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। आप एक काम करो, अपना मॉड्यूल जो है मॉड्यूल खोलो और वहां पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखो, पढ़ो, और उसके नीचे देखा है अ फॉर्म अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, सो इट इज जनरली पब्लिक यूटिलिटी पर्पस के लिए बनती है ये वाली सारी कंपनी। और लास्ट वाला पॉइंट गाइस, एंड गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, कंपनी एक्ट आल्सो एप्लीकेबल। स्पेशल एक्ट देखो हमने बोला था बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंपनी एक्ट भी एप्लीकेबल है। कंडीशन क्या है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ में क्या नहीं होने चाहिए, इनकंसिस्टेंट, मतलब जब तक वो कंसिस्टेंट है तब तक एप्लीकेबल है, ओनली व्हेन इट इज कंसिस्टेंट। आगे बढ़ते गाइस, रजिस्टर्ड कंपनी मतलब जो कंपनी एक्ट 2013 या पुराने कंपनी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड है। मतलब सर जो हमने पढ़ा था कंपनी का डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 20, उसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर्ड कंपनी। अब सर मैं तुमको बोलूं क्या, आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन कभी नहीं आएगा।
दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। अगर पूछना ही है तो वो पूछेंगे पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, डोरमेंट कंपनी, प्रोड्यूसर कंपनी, एसोसिएट कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी। दीज आर द क्वेश्चन जिसके ऊपर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, दीज आर द क्वेश्चन जहां पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन सर इस वाली चीजों से लेके आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा नहीं, ठीक है। अब आते हैं सर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अगर आप देखो तो मैंने इसको हाईलाइट ऑलरेडी कर दिया है। तो सर अब यहां पर इसको लिखेंगे डन, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है। इसके अलावा आप मेक श्योर जितने भी मैंने ना आपको देखो साइड ये देता हूं मैं, यहाँ पे लिख दिया करो डन। अगर जैसे ये चीज हो गई डन, ये आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया है। इसके अलावा सर देखो नीचे आ जाओ सर, मीनिंग ऑफ कंपनी डन, सर फीचर्स ऑफ कंपनी डन। सर इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़े थे, लिफ्ट सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट डन, केस लॉ भी हम लोगों ने उसके पढ़ लिए थे। सर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल डन। इसके अलावा सर सेक्स इलीगल एसोसिएशन इसके बारे में बाकी है, तो यहाँ पे छोड़ो। यहाँ पर कंपनी का भी डन, फॉरेन कंपनी भी डन, और साथ ही साथ में गाइस बॉडी कॉर्पोरेट भी डन। सर इसके अलावा अगर आ जाओ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर गारंटी अनलिमिटेड कंपनी इज आल्सो डन। अब जो हम लोग बात करेंगे दैट इज प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। बहुत 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 भयंकर इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे गाइस। अब लिखना शुरू। सेक्शन 2 क्लॉज 68 विच टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी। और सर पब्लिक कंपनी के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, पहले डिफरेंस लिख लेंगे। पब्लिक कंपनी के बारे में बात करता है सेक्शन 2 क्लॉज 71, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 और पब्लिक कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 71। अब सुनो कुछ बहुत ही लॉजिकल बात पूछता हूं जिसका लॉजिक लोगों को नहीं पता है, ठीक है, ध्यान देना। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आप बताओ द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए, 3, है ना। और बेटा एक बाजू में एक सिर्फ एक लिख लेना, इसको मैं थोड़ी देर के बाद में समझाऊंगा जब पब्लिक कंपनी समझाऊंगा। यहां पे लिखो डीम पब्लिक कंपनी, डीम पब्लिक कंपनी, है ना। ब्रैकेट में सिर्फ लिखेंगे प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी। सर ये क्या है इसको अभी नहीं समझना, मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आगे जाके आपको फिर से ये वाला टेबल बनाने की जरूरत ना गिरे, तो यहां पे जगह छोड़ देना सिर्फ। तो सर प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ बताओ डायरेक्टर कितने चाहिए, 2। सर प्राइवेट कंपनी के अंदर और पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी 7। आई विल आस्क यू द लॉजिक, लॉजिक बताओ कि पब्लिक कंपनी के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स की जब बात आती है तो सिर्फ 3 का है, 3 क्यों, और नंबर ऑफ मेंबर्स सॉरी डायरेक्टर 3 क्यों और नंबर ऑफ मेंबर्स 7 क्यों। और जब बात आती है किसकी, प्राइवेट कंपनी, तो यहां पर 2 2। क्या आपको इस नंबर के पीछे के लॉजिक पता है, देखो कितनी बेसिक बात है, आज तक हम लोगों ने कंसेप्ट कितनी बार पढ़ा, हमने इसको रटा लेकिन कभी इसको समझने की कोशिश नहीं की कि ऐसा काहे, ऐसा काहे, बताओ, सोचो। अगर गूगल भी कर लोगे, यूट्यूब भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, फिर भी इसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना, मैं आपको बताता हूं। कंपनीज एक्ट जब आया तो तब आप इंडिया के बाहर चले जाओ, there is no concept called public company, private company, there is only concept called company। कहीं पे इसको LLC बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, कहीं पे इसको INC बोलते हैं, जैसे अमेजोन INC बोलते हैं कि अमेजोन एक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ठीक है। तो देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंसेप्ट है जो इंडिया का अपना है, मतलब ये पहला कंसेप्ट है जो हमने बनाया है, बाकी सब हमने चुराया है। चुराया मतलब पब्लिक कंपनी वगैरह जो है ना, हम लोगों ने किसी कंपनी लॉ से इंस्पायर होकर लिया है,
बट प्राइवेट कंपनी इज ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट जो इंडिया के दिमाग में आया है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देते हैं। सर पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक से पैसा ले सकती है? पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक से पैसा ले सकती? हाँ ऑफ कोर्स। तो पब्लिक से जब आप पैसा ले रहे हो तो डोंट यू थिंक कि अगर मानो मैं हूं सतीश सर, देखो एसबी, और मेरी बीबी मतलब मेरी हुई वाइफ, ठीक है। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ में, हम क्या बोलेंगे, हम प्राइवेट टाइम है हमारा। लेकिन सोचो अगर हमारे बीच में कोई नया व्यक्ति बैठ जाए तो हमारा प्राइवेट टाइम है या पब्लिक टाइम हो गया? वो पब्लिक टाइम हो गया। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ था कि एक पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो कम से कम आपको नहीं लगता इस कंपनी के अंदर 3 लोग तो होने चाहिए? 3 मतलब 3 भी नहीं, मैं बोलूंगा इस कंपनी के अंदर एटलीस्ट एक तो भी व्यक्ति क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, जो तुम्हारे कंपनी से कनेक्टेड नहीं है। मतलब एक तो भी व्यक्ति बाहर का होना चाहिए, सब कुछ प्राइवेट में नहीं होना चाहिए। सर इसलिए हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1, इसके अंदर लिखा हुआ है। अच्छा 149 सबसेक्शन 1 के भी जगह पे अगर स्पेसिफिकली बोलूं, सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि अगर आप एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो कम से कम 1/3 ऑफ डायरेक्टर आपके क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 1/3 ऑफ डायरेक्टर क्या होने चाहिए गाइस? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? अरे बहुत बड़ा डेफिनेशन है, हम लोग फाइनल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि देखो सोचो ना, यहाँ पर पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर है? 3 है। 3 मतलब अगर एक हस्बैंड है, दूसरी वाइफ है, तो एक तो भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। डोंट यू थिंक 3 में से एक इंडिपेंडेंट मतलब 1/3 वाला रेशियो मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो इस कंसेप्ट पे बेस एक कंसेप्ट इन्होंने कंसेप्ट क्या बनाया कि पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए गेस? 3 डायरेक्टर। 3 डायरेक्टर कैसे? 2 घर वाले भी रहे तो कम से कम 1/3 मतलब एक तो भी क्या होना चाहिए? बाहर का। 3 के बीच में एक तो भी क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट होना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ ये लॉजिक था नंबर 3 डिसाइड करने के पीछे का। अब तुम सोचो, तुम 3 लोग हो, मानो ये हो आप, ठीक है, ये है आपकी सिस्टर, ठीक है, और ये है आपका फ्रेंड, ये है आपका फ्रेंड, या मानो आपका कोई भाई, आपका भाई, चलो इस ज्यादा बेटर रहेगा अगर मैं इसको तुम्हारा भाई बना दूं, ठीक है। बेटा तुमने एक डिसीजन लिया कि हमें कहाँ जाना है? गोवा जाना है। तुम्हारा अपना डिसीजन है, मेरे को गोवा जाना है, ठीक है। और अब तुम लोग किसकी परमिशन लेने के लिए जाओगे? बताओ। सर हम लोग किसकी परमिशन लेंगे? अब आप लोग परमिशन लोगे किसकी? गाइस यू आर गोइंग टू टेक अ परमिशन ऑफ योर मदर एज वेल एज योर फादर। आप अपने मम्मी और पापा की परमिशन लेने के लिए जा रहे हो। अब इसी कंसेप्ट के पास के साथ में आ जाना। अब तुमको पता है तुम अलग हो, तुम्हारे मम्मी पापा अलग है। कंपनी में क्या है सुनना, कि मानो 3 डायरेक्टर है, अगर 3 डायरेक्टर ने एक डिसीजन लिया और वो डिसीजन था कि हम लोग 20 करोड़ रुपीज बोरो कर रहे हैं कंपनी के बिजनेस के लिए, 20 करोड़ रुपीज बोरो कर रहे हैं। सर ये कौन है? ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर है, ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर है। डोंट यू थिंक गाइस, पहले यहाँ पे ये कौन सा डिसीजन है? दिस इज कॉल्ड बोर्ड डिसीजन। सर बोर्ड डिसीजन के बाद में किसका डिसीजन आता है? बेटा अब आएगा तुम्हारे शेयर होल्डर का डिसीजन। मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन लिया, ये डिसीजन हम लोग किसके पास लेके जा रहे हैं? शेयर होल्डर के पास। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनी के अंदर क्या मैं बोल सकता हूँ जो डायरेक्टर है वही तुम्हारी कंपनी के शेयर होल्डर भी हो सकते हैं? हाँ। कंपनी के अंदर जरूरी नहीं है, जैसे मुकेश अंबानी इज अ शेयर होल्डर एज वेल एज डायरेक्टर, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, ईशा अंबानी, ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर होल्डर भी है और ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, यही 3 लोग कंपनी के क्या है? शेयर होल्डर प्लस डायरेक्टर, शेयर होल्डर प्लस डायरेक्टर, शेयर होल्डर प्लस डायरेक्टर,
यही कंपनी के क्या है, शेयर होल्डर डायरेक्टर है। बेटा अगर इन्होंने पहले एक डिसीजन लिया कि हम लोग 20 करोड़ रुपए बोरो करेंगे, यस बोल लेते हैं, बेटा आपको क्या लगता है जनरल मीटिंग बुलाने के अंदर ये लोग क्या नो बोलेंगे या हाई बोलेंगे? मतलब कोई व्यक्ति पागल है कि इतना पहले बोलता है 2 करोड़ लेना है एज ए शेयर होल्डर, 2 करोड़ रुपए नहीं, 20 करोड़ रुपए नहीं लेना है, नहीं ना। तो बोलने का मतलब क्या है, सुनो, अगर ये लोग पहले हाँ बोले हैं तो ये बाद में भी क्या बोलेंगे, हाई बोलेंगे। और 3 लोगों को अपोज करने के लिए कम से कम 3 से ज्यादा लोग चाहिए हमारे पास। हाँ सर, तो बेटा 3 से ज्यादा कब बनेंगे, जब हमारे पास कितने लोग एक्स्ट्रा रहेंगे, 4। बेटा 3 को अगर 3 अपोज करेंगे, 3 हाँ बोल रहे 3 ना बोलेंगे, तो क्या हो जाता है यहाँ पे कंडीशन ऑफ टाई। और बेटा इस टाई को ब्रेक करने के लिए इन्होंने लाया 4 और मेंबर, मतलब 3 मेंबर तो हमारे पास वही है जो कंपनी के डायरेक्टर है, एटलीस्ट 4 एक्स्ट्रा मेंबर होने चाहिए, ये जो 3 लोग हैं ना इनके डिसीजन को अपोज करे। समझ में आ रहा है क्या? ये कंसेप्ट आया कहाँ पे, 7 मेंबर्स। मतलब सर 3 के अगेंस्ट में खड़े रहने के लिए कम से कम 3 से ज्यादा लोग चाहिए ना, 7। तो यहां से आया ये नंबर 4 लोग, तो 3 + 4 7। ये हो गया आपके नंबर ऑफ मेंबर्स के पीछे का लॉजिक। अब आएगा आपके दिमाग में सर प्राइवेट कंपनी में 2-2 क्यों है? रीजन बिंग, जब हमने कंपनी एक्ट 2000 कंपनीज एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल किया था, उसके बाद में काफी सारे लोग कंपनी नहीं बनाते थे, वो बनाते थे पार्टनरशिप। क्योंकि वो पार्टनरशिप बना रहे हैं, हम उनको बोलते थे यार कंपनी बनाओ, तो बोलते थे यार कंपनी में 3-3 डायरेक्टर चाहिए। हमने बोला ठीक है, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सिर्फ 2 लोग भी रहे तो भी चलेगा। बोले 7-7 मेंबर चाहिए, बोले इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी अगर 2 मेंबर है तो भी चलेगा। अब आप भविष्य में जाके पढ़ोगे, अभी अभी नहीं समझ पाओगे इस वाली बात को आप, कि क्या होता है ना, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स मतलब ऐसा एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूं, मानो सतीश सर अपने शेयर सेल कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक शेयर इज माय एसेट, और जैसे मैं एसेट सेल करूंगा उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा? हाँ, दैट इज कैपिटल गेन। सर सतीश सर अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, मतलब घर, लैंड, बिल्डिंग, इसको सेल कर रहा हूं, बेटा उसके ऊपर भी क्या लगता है, टैक्स। तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगा दैट इज योर कैपिटल गेन टैक्स। इन शॉर्ट, आगे बहुत डिटेल में आपको विजय सर पढ़ाएंगे, लेकिन ये बात सबको समझ में आई? हाँ। अब बोले यार पार्टनरशिप का बिजनेस हम लोग कंपनी में करेंगे ट्रांसफर, तो डोंट यू थिंक पार्टनरशिप की एसेट अब कंपनी के नाम पे जाएगी, इसके ऊपर क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो टैक्स को भी एग्जम्प्ट किया था, आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। तो बोलने का मतलब आपको लॉजिक समझ में आया? इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कम से कम कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए, 3। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर चाहिए, 2। इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कितने नंबर ऑफ मेंबर चाहिए, कम से कम 7। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2। गाइस बताओ ये नंबर ऑफ मेंबर्स का क्या आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? अब सर ध्यान दो, तो हमने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर मेंबर देख लिया, आगे बढ़ते हैं। सर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर, एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने रहेंगे गाइस, 200। बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ मेंबर्स में भी अनलिमिटेड। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी, उसमें 40 लाख शेयर होल्डर है अप्रोक्स, ठीक है। ठीक है सर, अब क्वेश्चन ये आता है, क्या शेयर ट्रांसफर करने से, अगर शेयर ट्रांसफर करने, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। रिस्ट्रिक्शन मतलब ऐसा नहीं कि आपको कंप्लीटली रोक दिया है, हाँ शेयर ट्रांसफर करते वक्त कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या हो सकती है, मान के चलो जैसे फॉर एग्जांपल नोरा एक शेयर होल्डर है कंपनी की, दूसरा शेयर होल्डर कौन है गाइस, एसबी मतलब सतीश सर, सतीश भाई थी, और तीसरा शेयर होल्डर कौन है बेटा, कैटरीना कैफ। अब हम 3 शेयर होल्डर है, अब मान के चलो सतीश सर को अपने कंपनी के शेयर सेल करने हैं, तो क्या सतीश सर सीधा थर्ड पर्सन को सेल कर सकते हैं, नहीं। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्शन ये रहेगा, कुछ भी हो सकता है, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि शेयर होल्डर जब भी आप अपने शेयर को सेल करोगे, आप अपना फर्स्ट ऑफर जो है वो किसको दोगे,
एग्जिस्टिंग मेंबर को। सर एग्जिस्टिंग मेंबर का मतलब क्या होता है? एग्जिस्टिंग मेंबर मतलब आप अपने शेयर सीधा थर्ड पर्सन को सेल मत करो, पहले आप ऑफर करो किसको? नोरा को और कैट को ऑफर करो, कैटरीना कैफ को। अगर वो नहीं ले रहे तो बाहर मुंह मारो। समझ में आ रहा है? यस। तो दिस इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन। क्या सतीश सर को ये बोला है क्या आप अपने शेयर ही सेल नहीं कर सकते? नहीं। अगर शेयर नहीं सेल करते मतलब प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन नहीं लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते गए। सर आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक इशू। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पेटीएम ने पब्लिक इशू लाया, नायका ने पब्लिक इशू लेकर आया, एलआईसी ने अपने शेयर लिस्ट करवाए थे स्टॉक एक्सचेंज पे, उनका भी आईपीओ आया था। पहली पहली बार आप पब्लिक को जब अपने शेयर देते हो तो पहली बार जो होता है उसको बोलते हैं आईपीओ, और जो बाद में फिर से आप अपने शेयर पब्लिक को देते हो उसको बोलते हैं एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। और इन दोनों को, आईपीओ और एफपीओ को मिला दो, इसको बोलते हैं पब्लिक इशू, जहां पर आपने अपने शेयर्स को किसको ऑफर किया है? पब्लिक को। सो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी देयर इज अ प्रोहिबिशन, देयर इज अ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन म्हणजे सर आप पब्लिक को इनवाइट ही नहीं कर सकते हो, आप पब्लिक को अपने शेयर डायरेक्टली दे नहीं सकते। लेकिन सर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी आप पब्लिक इशू ला सकते हो, पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ सकती है। आई थिंक माइक का कोई इशू हुआ था। तो पब्लिक कंपनी तो पब्लिक इशू लेकर आ सकती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकती है। गाइज ये बात आपको समझ में आई? बस ये टेबल अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, और यहां पर अगर आप देखो मैंने एक चीज के लिए जगह छोड़ी जानबूझ के, तो ये चीज हम लोगों को अभी नोट डाउन करनी है। आई होप आपने ऑलरेडी कर ली है मेरे साथ में इन चीजों को नोट डाउन। यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूं मैं, सेक्शन, सेक्शन। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आया? पब्लिक कंपनी में एक बार मुझे बिना देख के बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने चाहिए? पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक में कितने चाहिए गाइस? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक में चाहिए कितने? 7 पब्लिक, और प्राइवेट में 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक में कितने? नो लिमिट। प्राइवेट में कितने आएंगे? 200। सर इन केस ऑफ क्या बोल सकते हैं? पब्लिक कंपनी क्या शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है? यस। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी क्या शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है? नो। तो फिर क्या है? रिस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन? रिस्ट्रिक्शन है। और इन केस ऑफ पब्लिक इशू क्या पब्लिक कंपनी लेकर आ सकती है? हाँ। लेकिन क्या प्राइवेट कंपनी लेकर आ सकती है? ना। तो क्या रोक टोक है, मतलब रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन। पब्लिक इशू का है प्रोहिबिशन और ट्रांसफर ऑफ शेयर का है रिस्ट्रिक्शन। और सर अब ध्यान देना, इसके आगे का जो है ये हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोग डीम पब्लिक, जब हम लोग पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन पढ़ेंगे तब इस वाली कंसेप्ट को देखेंगे। इस क्या आपको यहां तक के लॉजिक समझ में आए? अब सुनो, अब हम लोग डेफिनेशन को पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको बेसिक क्लियर किया प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का। अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं किसकी? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। गाइस लिखेंगे प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68। प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी एक कंपनी है whose paid up share capital is as may be prescribed। आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? जितना प्रिस्क्राइब किया गया है। और बेटा याद करना डे नंबर 1 का लेक्चर, जहां पर मैंने बोला था अगर लॉ के अंदर वर्ड आता है एज में बी प्रिस्क्राइब, तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है? रेफर रूल। आपको रूल पढ़ना पड़ेगा, और रूल बनाने की पावर किसके पास है? पावर टू मेक अ रूल किसके हाथ में? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बेटा हमारे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और आज के डेट में जैसे एक जमाने में प्राइवेट कंपनी अगर बनानी है तो पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम कितना लगता था? 1 लाख रुपए। लेकिन आज के डेट में
नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। कंपनी में पेड अप शेयर कैपिटल होना जरूरी नहीं है। कंपनी 10 रुपए से भी बन सकती है, 1 रुपए से भी बन सकती है। 2 शेयर होल्डर होगी तो 2 रुपए, कम से कम 1-1 रुपए का शेयर रहेगा ना। यस, तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे पहली लाइन की बोली थी, मीन्स प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, जितना प्रिस्क्राइब है। और प्रिस्क्राइब कुछ भी नहीं है, प्रिस्क्राइब कुछ भी नहीं है। एंड इन इट्स आर्टिकल, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। सर व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऐसा समझो, इट इज अ बुक, एक बुक है जिसके अंदर आपकी कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन लिखे हैं, तो उसको बोलेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो बोले उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या क्या अंदर क्या होना चाहिए, सिम, देयर मस्ट बी सिम। उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर एक सिम होनी चाहिए। सर कौन सी, एयरटेल की नहीं। इसका मतलब है देखो, पहला पॉइंट है, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। आपके जो शेयर है दैट इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, दैट इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। पहला पॉइंट है कि शेयर के ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, लिखो मत, सिर्फ समझो। मानो डोनिया इज देयर, देन मोदी जी इज देयर। डोनिया माला मैंने डोनाल्ड ट्रम्प, मोदी जी आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा और कौन है, एस बी इज देयर, मतलब सतीश सर इज देयर, ठीक है, ठीक है। एस बी इज देयर मतलब सतीश सर इज देयर। हम तीनों लोगों ने बनाई एक प्राइवेट कंपनी, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड वन प्राइवेट कंपनी। हम लोगों ने एक प्राइवेट कंपनी बनाई और हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था कि अगर शेयर ट्रांसफर करना है तो आपने फर्स्ट ऑफर किसको देना चाहिए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। गाइस बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई कि हमारे कंपनी के अंदर हमारी एक बुक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब भी आप अपने शेयर को ट्रांसफर करोगे सबसे पहले आप ऑफर किसे करोगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ दी कंपनी, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑफ दी कंपनी। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जो हमारे डोनिया भाऊ थे, डोनिया भाऊ गचक गए। मतलब सर गचक जाना मतलब डोनिया भाऊ के गले में हार लग गया, फोटो के ऊपर इफ यू कैन सी, डोनिया भाव के फोटो पे हार लग गया। आप बताओ, डोनिया डोनिया भाव के पास थे 5,000 शेयर, मोदी जी के पास थे 2,500 शेयर, और बेटा सतीश सर के पास कितने थे, 2,500 शेयर। क्वेश्चन ये आया कि ये कंपनी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। डोनिया भाई की लुगाई आई मतलब वाइफ आई और ये बोलती अब ये 5,000 शेयर मुझे दे दो। हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कभी भी कंपनी के शेयर जब भी ट्रांसफर हो गए तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दिया जाएगा। और बेटा सुनना, मोदी जी बोलते हैं मैं रेडी हूं 2,500 शेयर रुपए लेने के लिए, मैं बोल रहा हूं मैं रेडी हूं 2,500 शेयर लेने के लिए। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर रेडी है तो क्या बाहर वालों को शेयर मिलने चाहिए इस वाले केस में या नहीं मिलने चाहिए, आप बताओ क्या लगता है। यहां पर शेयर किसको मिलेंगे, मोदी जी को, सतीश सर को, दोनों को मिलकर, या बाहर वाले को मतलब उनकी वाइफ को। और हमारी कंपनी प्राइवेट है और प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में क्या लिखा होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। और हमारा रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी शेयर ट्रांसफर करोगे तो पहले किसको ऑफर करोगे, बेटा पहले किसको ऑफर करोगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। बताओ यहां पर जो शेयर है वो डोनिया की वाइफ को जाएंगे या मुझे और मोदी जी को, आप बोलोगे सर आपको एंड मोदी जी को। और गाइज मैं आपको बोलूंगा यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस। यहां पर शेयर के लिए एंटाइटल है कौन, उनकी वाइफ, ना ही सतीश सर ना ही मोदी जी। क्यों, सुनना, एक व्यक्ति अपने जीते जी शेयर किसी और को दे दे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर। लेकिन सर उस व्यक्ति का डेथ हो गया उसके वजह से उसके शेयर किसी और को मिल रहे, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। और रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, ट्रांसफर के ऊपर है, ट्रांसमिशन के ऊपर, ट्रांसफर। और बेटा अपना जो केस है वो काय का केस था, वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर का केस था, ना कि ट्रांसफर ऑफ शेयर।
हाँ, डोनिया अपने जीते जी अपने शेयर वाइफ को नहीं दे सकता, पहले वो हमको पूछेगा। लेकिन अगर वो मरा है, मतलब मर गया, इन दैट केस देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड ट्रांसफर, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड ट्रांसमिशन। और रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर पे है, ना कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। गाइस समझ में आया? यस। तो पॉइंट नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन इज ऑन ट्रांसफर नॉट ऑन ट्रांसमिशन। नंबर 2, रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के ऊपर, ना कि डिबेंचर। डिबेंचर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी डिबेंचर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये समझ में आया? यस। आगे आई, आई क्या बोलता है? यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक, यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर्स और सिक्योरिटी। यू कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब योर सिक्योरिटीज। आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो कि आओ और हमारे कंपनी के शेयर परचेस कर लो, हमारे कंपनी के डिवेंचर परचेस कर लो। आप पब्लिक ऑफर नहीं दे सकते हो। मतलब सर, लिखेंगे ब्रैकेट में, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू। आपकी कंपनी के ऊपर क्या है? प्रोहिबिशन है, आप पब्लिक इशू लेकर नहीं जा सकते हो। और एम, एम स्टैंड फॉर व्हाट? द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कितने रहेंगे? 200 एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसमें मैक्सिमम नंबर कितने रहते हैं? एक ही रहते हैं। तो ओपीसी को छोड़ दो, ओपीसी के अलावा कोई भी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने रहेंगे? बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200। अब इससे लेकर 3 पॉइंट है। क्या? नोट, इफ 2 or more person hold share jointly, it will be treated as one। मतलब सर, अगर मान के चलो मुकेश अंबानी, नीता अंबानी ने हमारे कंपनी के 3000 शेयर परचेस किए, तो हम लोग क्या माने? 2 मेंबर माने या एक ही मेंबर माने? बोले दोनों ने मिलकर शेयर परचेस किया, जॉइंट नेम में ना। हाँ, तो बोले इनको दो नहीं, दो जिसमें एक जान मानेंगे, मतलब इनको वन ट्रीट करेंगे हम लोग। कैसा ट्रीट करेंगे गाइस? विल ट्रीट देम एज अ वन। गाइस बताओ, क्या ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ? यस और नो? यस। तो ये वाला हुआ आपका पहला पॉइंट। पॉइंट क्या बोलता है? कि 2 or more person holding share jointly will be considered as one, not as a multiple। ठीक है? यस। और हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। एक्सक्लूड करना मतलब गए, सुनो, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रॉम लिमिट ऑफ 200, 200 मेंबर हो सकते हैं ना मैक्सिमम। वो 200 मेंबर में कौन कौन काउंट नहीं होता है? अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी कंपनी का क्या है? एम्प्लॉय है, प्लस वो तुम्हारी कंपनी का क्या है? मेंबर भी है। सर मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। वो अभी मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है? समझो, दिस इज अ कंपनी कॉल्ड एक्स एकेडमी। इस एक्स एकेडमी का नाम है सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये रियल नाम है, ये एक्स एकेडमी गलत नाम है, ठीक है? लेकिन आप होशियार हो। और बेटा उसकी कंपनी का नाम क्या है? सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये तो सिर्फ ब्रांड नेम है, एक्स एकेडमी। अब ये क्या हुआ? इस कंपनी के अंदर लगभग 5000 प्लस एजुकेटर काम कर रहे थे। इस कंपनी के अंदर कितने? 5000। बेटा ये कंपनी कौन सी है? सॉर्टिंग हार्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब प्राइवेट कंपनी है ना। और इस प्राइवेट कंपनी में कितने एम्प्लॉय हैं? 5000। बेटा ये लोग एक ऑप्शन देते थे, टीसॉप। टीसॉप मतलब टीचर स्टॉक ऑप्शन प्लान। अगर आप हमारे कंपनी में कम से कम कितना साल काम कर लेते हैं? 3 साल, हम आपको आपके सैलरी के 10% के शेयर देंगे। अगर आप हमारे कंपनी में 5 साल काम कर लेते हैं, हम आपको आपके सैलरी के 20% वैल्यू के शेयर दे देंगे। मान के चलो मेरी सैलरी वहां पे 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का 10% कितना हो गया आपका? 20,000। तो 20,000 के शेयर हम आपको दे देंगे। बेटा आप मुझे बताओ, ये 5,000 एजुकेटर में से लगभग 1,000 एजुकेटर तो ऐसे रहेंगे जिनको 3 साल कंप्लीट हो गया।
हाँ, और इन 1000 एजुकेटर ने तुम्हारे कंपनी के शेयर्स ले ले। तुम कितने कौन सी कंपनी है? प्राइवेट। और बेटा प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? 200। और यहाँ पे तुम्हारे 1000 एजुकेटर ने शेयर ले लिए। 1000 एजुकेटर, तुमको नहीं लगता है? अच्छा तुम अगर गलती से ऐसा बोलोगे ना, सुनो रे, तुम में से हम सिर्फ 200 एजुकेटर को शेयर दे सकते हैं, बाकी को नहीं देंगे। 800 शेयर होल्डर के चेहरे कैसे हो जाएंगे गाइस? जस्ट इमेजिन। और 200 शेयर होल्डर के चेहरे, वाह हमको तो क्या मिला? शेयर्स मिल गए। ये लोग खुश हो रहे, बाकी लोग नाराज हो रहे। इसलिए इन्होंने एक लॉ लाया, कंसेप्ट लाया। क्या क्या बोला गाइस? अगर कोई तुम्हारे कंपनी का एम्प्लॉय है प्लस वो तुम्हारे कंपनी का मेंबर भी, मतलब एम्प्लॉय भी है उसके, आपके पास उसके पास आपके कंपनी के शेयर्स भी है, तो उसको 200 के लिमिट में नहीं लेंगे। हाँ वो मेंबर है, उसको नोटिस देंगे, वो मीटिंग में आएगा, वो वोट करेगा, वो समोसा खाएगा, मतलब ब्रेकफास्ट वहां पे जो होता है ना, वो सब कुछ करेगा, लेकिन उसको 200 के लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। अब वो एक्स एकेडमी में एक बार क्या हुआ था गाइस, मोर देन 1000 एजुकेटर को सिंगल डे पे रिमूव कर टर्मिनेट कर दिया था। दैट डे वाज 31 ऑफ मार्च 2022। 31 ऑफ मार्च 2022 को 1000 से ज्यादा एजुकेटर को उन्होंने क्या कर दिया था? निकाल दिया था। डोंट यू थिंक शायद वो लोग वो भी हो सकते हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स है, और जैसे तुम उनको निकाल दोगे, दे आर नो मोर एम्प्लॉय, दे आर जस्ट मेंबर, और फिर भी तुम्हारा 200 का लिमिट बढ़ जाएगा ना। इसलिए इन्होंने क्या बोला, दूसरा, अगर हमारा कोई एम्प्लॉय था प्लस वो हमारे कंपनी का मेंबर था, उसका एम्प्लॉयमेंट जो था वो क्या हो गया? उसका एम्प्लॉयमेंट सीज हो गया। सीज हो गया मतलब खत्म हो गया, मतलब ही इज एक्स एम्प्लॉय, ही इज नॉट एम्प्लॉय, अब वो क्या हो गया? एक्स एम्प्लॉय है। बट उसकी मेंबरशिप कंटिन्यू है, मेंबरशिप कंटिन्यू है। मतलब सर अगर मानो कोई हमारी कंपनी का एम्प्लॉय भी है और मेंबर भी है, उसको तो 200 के लिमिट में नहीं लेंगे, लेकिन उसका एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी उसका मेंबरशिप कंटिन्यू है, उसको भी 200 के लिमिट में लेंगे नहीं। गाइस समझ में आया? तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है? अ पर्सन हु इज फॉर्मरली एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एंड also member while in employment, while in employment, member भी था जब वो employment था, and he continue to be member, he continue to be member even after cessation of membership। उसकी membership तो नहीं है, लेकिन सॉरी, cessation of employment। मतलब सर सुनो, आराम से पढ़ो। पर्सन हु इज फॉर्मरली, पहले फॉर्मरली मतलब अर्लियर एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, और उसी समय में ही इज ऑल्सो मेंबर। नाउ कंटिन्यू कर रहा है अपनी मेंबरशिप, जबकि उसका एम्प्लॉयमेंट क्या हो चुका है? सीज हो चुका है। ऐसे व्यक्ति को भी 200 के लिमिट में नहीं लेंगे। अब पूरा का पूरा प्राइवेट कंपनी का एक बार डेफिनेशन देखोगे तो क्या होगा? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, और इसके कंपनी के आर्टिकल में क्या होना चाहिए? सीम होना चाहिए, मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इश्यू, और तीसरा द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर शैल नॉट एक्सीड 200। तीन बातें। नंबर वन, क्या ज्वाइंट मेंबर को 1 काउंट करेंगे? सर अगर कोई व्यक्ति कंपनी का एम्प्लॉय है और मेंबर भी है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। और सर अगर कोई व्यक्ति कंपनी का पहले एम्प्लॉय था, तब मेंबर भी था, आज एम्प्लॉय नहीं है लेकिन मेंबर आज भी है, इसको भी 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। एक बार डेफिनेशन के लिए आ जाओ हमारे कंपनी के डेफिनेशन पे। देखो क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी मींस कंपनी, हाईलाइट करना शुरू करो, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जितना प्रिस्क्राइब है, और आपके आर्टिकल के अंदर पहला क्या है? रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स, प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी। इसके अलावा अदर देन ओपीसी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइंट मेंबर को क्या काउंट करेंगे? 1। 200 में से एक्सक्लूड करेंगे जो प्रेजेंट एम्प्लॉय है,
और जो फॉर्मल एम्प्लॉय है, पहले एम्प्लॉयमेंट है, वेयर क्या है, ही इज मेंबर वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, वो मेंबर भी था वाइल इन एम्प्लॉयमेंट, और कंटिन्यू टू बी रिमेन मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इज सीज। बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आपको प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन समझ में आया अच्छे से? यस। नेम ऑफ प्राइवेट कंपनी हमेशा प्राइवेट लिमिटेड नाम से एंड होगा, और इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने चाहिए गाइस? 2 चाहिए। ये सब कुछ हो गया आपका किसके बारे में? प्राइवेट कंपनी। तो बेटा प्राइवेट कंपनी मीन्स, प्राइवेट कंपनी means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed and in its article restriction on right to transfer the share, उसके बाद में prohibition on public issue or invite public to subscribe the security, और तीसरा the maximum number of member except OPC shall not exceed more than 200, the joint shareholder will be treated as a one, and it exclude a present employee of the person who is a employee of the company also the shareholder, दूसरा a person who is formerly in the employment also member while in the employment and continue to be member even after cessation of employment। guys समझ में आया? we are done with the definition of प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप इस क्लास में लिखोगे, ठीक है? मैं आपको एक प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, उसके बाद में आप लोग इस क्वेश्चन को लिखोगे। पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन क्या है? देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फ्लोरा फोना लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड आया है मतलब प्राइवेट लिमिटेड नहीं, मतलब ये कौन सी कंपनी है गाइस? इट इज अ पब्लिक कंपनी। वॉज रजिस्टर्ड एज अ पब्लिक कंपनी। भले इन्होंने इस क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन अगर नहीं भी लिखा है तो अपना दिमाग चलना चाहिए बार बार इन चीजों के ऊपर कि सर ये कंपनी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी है। हमेशा ध्यान दो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है तो पहले वो लिमिटेड वर्ड एंड में है या प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? देर आर 230 मेंबर्स। इस कंपनी के अंदर कितने मेंबर है? टोटल 230 मेंबर्स इन द कंपनी एज नोटेड बिलो। देखो 50 मेंबर है उनके, डायरेक्टर प्लस रिलेटिव, प्लस एम्प्लॉय हो गए 15, मतलब हो गए टोटल 65, प्लस एक्स एम्प्लॉय कितने हो गए? 10 मतलब 75। इसके अलावा 5 कपल्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए? 85, और 85 में 145 ऐड कर दो, इट बिकम 230, 230 मेंबर है। अब द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी प्रपोज टू कन्वर्ट इनटू प्राइवेट कंपनी। बेटा ध्यान देना, एक कंपनी कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी, और अब उसको कन्वर्ट काय में होना है? प्राइवेट कंपनी के अंदर। याद करो क्या होगा? पहली बात, इसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर 3 बातें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। क्या? नंबर, ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर क्या आ जाएगा? रिस्ट्रिक्शन। आज के बाद में इनको क्या है? प्रोहिबिशन है। किसका? पब्लिक इशू का। और तीसरी बात क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो जाएंगे? 200, और लेकिन इनके नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं? 230। तो आपको एडवाइस करना है क्या रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स करना पड़ेगा? बेटा आप तो बोलोगे हाँ सर 30 मेंबर को कम करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग चलाओ, हमने प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। पहले तो डायरेक्टर और उनके रिलेटिव है, ठीक है? क्या ये नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट होंगे? यस, ये नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट होंगे। सर क्योंकि इन्होंने रीजन नहीं बताया कि डायरेक्टर को अगर एम्प्लॉय मान भी लो, रिलेटिव कितने हैं अपने को पता ही नहीं है, तो 50 में काउंट। सर कंपनी का अगर कोई एम्प्लॉय होगा प्लस वो कंपनी का मेंबर है, उसने शेयर भी होल्ड किए प्लस वो एम्प्लॉय है, इनको काउंट नहीं करेंगे। सर कंपनी का कोई एक्स एम्प्लॉय, याद करो अगर आप पहले एम्प्लॉयमेंट में थे तब आप मेंबर भी थे, आज आप एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो, मतलब आप क्या हो चुके हो? एक्स एम्प्लॉय हो चुके हो। आज आप नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट होते हो क्या? आज आपके पास शेयर है, शेयर अलॉटेड व्हेन दे आर इन एम्प्लॉय, और आज आपके पास शेयर तो है लेकिन आप क्या नहीं हो? एम्प्लॉय नहीं हो। बेटा इसको भी काउंट नहीं करते, एक्स एम्प्लॉय को भी काउंट नहीं करते। इसके अलावा 5 कपल है जॉइंटली शेयर होल्ड किए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय मतलब 5 कपल 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। तो बेटा अब मुझे बताओ इनको क्या ट्रीट करोगे? 5 ट्रीट करोगे या 10 ट्रीट करोगे? बेटा इनको ट्रीट करेंगे 5। क्यों? दो, अगर 2 लोगों ने शेयर होल्ड किया है जॉइंटली तो उनको एक ट्रीट करते हैं, तो ऐसे 5 कपल 10 लोग मतलब 5। और बेटा ऑर्डर कितने हो गए? 145, इनको भी काउंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखो कितने हो रहे हैं? 50, 5 55 और 145 मतलब एग्जैक्ट 200, और प्राइवेट कंपनी में 200 अलाउ है। समझ में आ रहा है? हम लोग इसको भी काउंट नहीं कर रहे, हम लोग इसको भी काउंट नहीं कर रहे, हम लोग इसको भी काउंट नहीं कर रहे, इसमें से 5 ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है? डोंट यू थिंक हमें मेंबर कितने हो रहे हैं? 200, और प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते हैं, मतलब और रिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे कैसे? आप एक काम करो यार, टेक 5 मिनट का ब्रेक,
ब्रेक मतलब कैसा ब्रेक? सुनो, मैं बोलूंगा पॉज द वीडियो, वीडियो को अभी के अभी पॉज करो। क्यों सर? पॉज करके 5 मिनट में आंसर लिखो, आंसर लिखो। क्योंकि मैं देखो, मैं तो इमीडिएट आंसर लिखने वाला हूं, तो आप लोग मेरे को यहीं पे रोक दो। रोको ना बे। हाँ, मानता हूं आपने मेरे को रोका, अब आपने मेरे को फ्री कर दिया, फ्री है ना, फ्रीज में से। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर लिख के दिखाता हूँ, आप चेक करो जो आपने लिखा और जो मैंने लिखा क्या वो सिमिलर है नहीं है, ठीक है? और कहीं पे तुम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर ये मेरे एग्जाम का क्वेश्चन होता तो मैं कैसे लिखता? सबसे पहले पहले तो क्वेश्चन नंबर देता मैं यहाँ पे 2 का ए, ठीक है? फिर मैं यहाँ पे लिखता आंसर, और आंसर में मेरी पहली लाइन होती प्रोविजन ऑफ लॉ। इसके ऊपर कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, तो मैं लिखता एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्राइवेट कंपनी, मैं शॉर्टकट लिखा, तुमको शॉर्टकट लिखना अलाउ नहीं है। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल as may be prescribed. Private company means a company having minimum paid up share capital as may be prescribed, and ऐसे बीच में लिख देता था and which by its articles, इसके आर्टिकल में क्या होगा? नंबर 1, restriction on right to transfer the shares. Second point, prohibition on invitation to public, prohibition on invitation to public to क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। हम उनको पब्लिक ऑफर भी नहीं दे सकते। एंड यहाँ पे लिखेंगे एंड, यहाँ पे भी लिखेंगे एंड। एंड में क्या लिख रहे हैं अब हम लोग? एंड में लिख रहे हैं एंड ये एक्सेप्ट ओपीसी, अगर 1% कंपनी को छोड़ दे, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर नॉट एक्सीडिंग 200। हमारे नंबर ऑफ मेंबर्स किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए? 200 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। हाउएवर फॉलोइंग person cannot be considered while calculating number of members। कौन कौन? नंबर 1, person who is employee of company as well as member, and दूसरा person who is formerly
in employment of company and also member while he was in employment and continue to be member even after cessation of his employment। और देखो मतलब अगर कोई व्यक्ति किस में था, एम्प्लॉयमेंट में था, उस समय में मेंबर भी था, और मेंबरशिप खत्म होने के बाद में भी आज वो क्या है, कंपनी के सॉरी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी क्या है, कंपनी में मेंबर है, उसको काउंट नहीं करेंगे। एंड थर्ड वन इज व्हाट, नोट इफ पर्सन पर्सन्स, मतलब या फिर आपने लिखो टू और मोर पर्सन्स, ऐसे लिख दो। पर्सन लिख देना क्या हो जाता है, एक से ज्यादा, है ना, और टू और मोर पर्सन होल्ड शेयर जॉइंटली इन कंपनी विल बी कंसिडर एज वन। अब जैसे तुमने प्रोविजन ऑफ लॉ लिखा, ठीक है, लोग बोलते हैं आंसर बढ़ाना पड़ता है, अब तुम कंसेप्ट लिखो, आंसर वैसे ही बन जाता है, ठीक है, कुछ नहीं बढ़ाना है। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 68 लिख दो, है ना। फिर लिख दो एक कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, उसको ध्यान दिलाओ कि तुमने क्या क्या कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। दूसरा क्या है, आर्टिकल के अंदर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर, प्रोहिबिशन है इनविटेशन के ऊपर, और एक्सेप्ट 1% कंपनी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं 200, ये लिमिट लगाया। इसके बाद में जो एम्प्लॉय है नॉट कंसिडर, है ना, इसमें एम्प्लॉय नहीं आएगा, और यहाँ पे फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिन्यू टू बी मेंबर, ये अंडरलाइन कर लिया। मतलब आपने उसको ये बता दिया कि भाई साहब तू जो देख रहा है वो मैं तेरे को दिखा रहा, ये वो चीजें हैं जो तेरे को देखनी है, ठीक है। अगर तुमने वर्ड को हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया ना, हाईलाइट तो नहीं कर सकते, अंडरलाइन कर दिया ना, वो आजू बाजू का पढ़ते नहीं बैठने वाला है, वो तुमको मार्क दे देगा। और ये बेस्ट तरीका होता है, अगर तुम्हारी इंग्लिश की माँ बहन एक होती है तो तुम उसको एग्जैक्ट कीवर्ड दिखा दो, इंग्लिश थोड़ा सा ऊंचा नीचा चल जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग होता था मेरा फैक्ट ऑफ केस। देखो तुम लोग कुछ ऐसे रहेंगे जो है ना, मैंने बोला था कि पॉज करो और आंसर लिखो, नहीं लिखा बेटा तुमने। कोशिश करो अभी भी पॉज कर लो, आंसर लिख लो, तुमको तुम्हारी गलतियां समझ में नहीं आएगी जब तक तुम ऐसा करोगे नहीं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ फैक्ट ऑफ केस। फैक्ट ऑफ द केसेस के अंदर कंपनी का नाम द फ्लोरा फोना लिमिटेड, फ्लोरा फोना लिमिटेड, अ पब्लिक कंपनी want to convert into private company having 230 members। बस फैक्ट ऑफ द केस में आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखने का बेटा, समझ लो। फैक्ट ऑफ द केस में कभी भी आपको इट्स अ चेरी ऑन द केक। अगर इफ देयर इज नो चेरी दैट डज नॉट मीन हम लोग केक नहीं खाने वाले, केक तो वैसे भी खाने वाले। चेरी रहा तो केक उठ उठ के दिखता है। जो तुमको पसंद है उसने तुम्हारे हिसाब से कपड़े पहन लिए, आहा, होता है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज दैट्स इट। इसके अलावा नहीं, आंसर इज इंपॉर्टेंट। तो फैक्ट ऑफ द केस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ लिख दोगे तो सही रहेगा ना। और बेटा आ जाओ, मैं तुमको एक बात और बता देता हूँ। आई एम नॉट द गाय जो क्या करेगा, सजेस्ट आंसर बाजू में लिख रखेगा, उधर देख रहा है इधर लिख रहा, उधर देख रहा है इधर लिख रहा, उधर देख रहा है। हाँ हाँ, जब तक तुम्हारा टीचर को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है ना कि वो बिना देखे लिख सकता है, तब तक वो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता है कि वो भी बिना देखे लिख सकता है। तो मेक श्योर गाइस वो कॉन्फिडेंस हर एक टीचर में होना चाहिए जिससे भी आप पढ़ रहे हो। तो यार राइटिंग प्रैक्टिस बैच कभी किसी का देख रहे हो तो देख लेना, उसकी नजर तो नहीं हिल रही बार 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 बार, तो शायद देर हाई चांसेस वो देख देख के लिख रहा है। तो तू आपको खुद को नहीं आता, बच्चों को कैसे वो कॉन्फिडेंस आएगा। अब लिखेंगे कंक्लूजन, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। एनालिसिस और कंक्लूजन के अंदर अब आप लिखोगे फॉलोइंग। तो आप पहले लिख लो
considering fact of case in the light of given provision of law। जो फैक्ट ऑफ केस आपने बताया और साथ में जो इन द लाइट ऑफ गिवन प्रोविजन ऑफ लॉ, मतलब लॉ को कंसीडर करके, है ना, हम लोग नीचे क्या देगा, फॉलोइंग पर्सन shall be counted in number of members in case of प्राइवेट कंपनी। वन बाय वन। सबसे पहले कौन काउंट होगा, डायरेक्टर और उनके रिलेटिव। आपको टेबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे। डायरेक्टर और रिलेटिव कितने आ रहे हैं, 50। दूसरा, आप क्या करो, जो एम्प्लॉय है साथ में जो एक्स एम्प्लॉय है उनका नाम तो लिखो और यहाँ पे लिख दो एक्सक्लूड एक्सक्लूड एक्सक्लूड, ऐसे लिखो, मतलब इनको ये समझ में आना चाहिए हमने जानबूझ के उसको एक्सक्लूड किया है। फिर जॉइंट शेयर होल्डर के केस में 5 लिख दो, उसके बाद में लास्ट में अदर के केस में 145, और टोटल कितना हो गया 200, है ना। और क्योंकि अदर के केस में क्या आ गया 200 आ गया, नीचे कंक्लूजन। सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट of reduction of number of member for conversion of पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी में आप उसका फोना फ्लोरा लिमिटेड का नाम लिखना इनटू प्राइवेट कंपनी, देयर इज नो रिक्वायरमेंट। बेटा ये बन गया आपका आंसर। अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क मिलेंगे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो 7 मार्क के होते हैं सीएमए इंटर के अंदर। तो यू शुड बी इन पोजीशन टू राइट द आंसर। अब सर क्या होता है ना, तुम कभी कभी कोई क्वेश्चन लिख लेते हो, उसके बाद में उसका आंसर देखोगे ना, अगर तुमको लग रहा है कोई वर्ड तुमने गलत लिख दिया, उधर ऐसा करने का और उधर लिखने का उसका सही वर्ड क्या था, जैसे मैंने सब कंपनी लिखा, मैं क्या करूंगा, मेरी गलती यहाँ पे क्या है, ऐसे करके मैं यहाँ पे एरो करके लिखूंगा कि बेटा यहाँ पे मैंने वर्ड लिखना चाहिए था कंपनी, फुल फॉर्म शॉर्टकट नहीं मारने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो मैं और क्या लिखूंगा यहाँ पे, अभी एंड मैंने लिखा है, अगर ये मिसिंग होगा किसी के आंसर में लिखो मिसिंग, ठीक है। इसके अलावा गाइस आप लास्ट में लिखो एक नोट। नोट मतलब क्या, क्या आपने मिस किया इस कंटेंट के अंदर। अब इस मैं इसको और शॉर्ट करूँ ना, जैसे मैं नोट में क्या लिखूंगा, जो सजेस्टेड आंसर है वो क्या बोलता है कि तुमको ट्रांसफर ऑफ शेयर का बात लिखना नहीं है, तुमको प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इशू के बारे में लिखना नहीं है, तुमको लिखना ही सिर्फ नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में था। ये मिसिंग पॉइंट में मैं लिख सकता हूँ कि मेरे से ये वाला गलती हो गया, बट इट्स ओके, ज्यादा लिखना प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो रिलेवेंट है तो। कम लिखना मेक अ डिफरेंस, मतलब ऐसा हो सकता है शायद आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ तक बताओ क्या ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, यस और नो। अब सर जैसे ही हमने कौन सा कंसेप्ट पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी, साथ ही साथ में हम लोग एक नया कंसेप्ट पढ़ लेंगे, दैट इज योर पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी आ जाओ सर। पब्लिक कंपनी हम लोग बोले तो बोले किसे, देखो इन्होंने बोला पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या है, एक कंपनी है विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। वाओ, खत्म खत्म बेटा, सुनो, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। अब क्वेश्चन ये आया विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, मतलब सर, मतलब ऐसा है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर 3 क्या थे, कंडीशन थे, इनके जो शेयर है दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। दूसरा क्या है, दूसरा ऐसा है कि इन कंपनी के, ये कंपनी पब्लिक इश्यू
लेकर आ सकती, देयर इज नो प्रोहिबिशन, इनके पब्लिक इशू के ऊपर क्या नहीं है, प्रोहिबिशन नहीं है। और तीसरा, तीसरा क्या है, नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। व्हेन आई से आई एम नॉट अ प्राइवेट, इट मीन जो जो प्राइवेट के रिस्ट्रिक्शन प्रोहिबिशन है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। गाइस समझ में आया। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे गाइस, प्राइवेट कंपनी which is a subsidiary of a public company deemed to be public company, private company which is subsidiary of public company deemed to be public company, और इसके बाद में देना 2 एरो, for the purpose of this act, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मतलब आज के बाद में भले ही, देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं तुमको, एक्स लिमिटेड नाम से एक कंपनी है और वाई प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी है। तो एक्स कौन सी कंपनी, पब्लिक, और वाई कौन सी है, प्राइवेट कंपनी। बेटा ये भले ही प्राइवेट कंपनी है और ये एक्स पब्लिक है, ये है होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडरी कंपनी। सर ये होल्डिंग सब्सिडरी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप ऐसा समझो इसके मोर देन 50% जो टोटल वोटिंग पावर है, शेयर जो है वो एक कंपनी ने ले लिए, एक्स ने इसके आधे से ज्यादा शेयर ले लिए, ये क्या बन गई, सब्सिडरी कंपनी। बेटा ये कंपनी तो प्राइवेट है लेकिन हम इसको प्राइवेट नहीं मानते हुए क्या मानेंगे, पब्लिक कंपनी मानेंगे। इट इज अ डीम पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। मतलब आज के बाद में तुमको कंपनी एक ऐसे फॉलो करना है जैसे कि तुम पब्लिक कंपनी हो, ना कि तुम प्राइवेट कंपनी हो। ठीक है। दूसरा, दूसरा आगे क्या बोला है, बट इट रिमेन प्राइवेट बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल में जो 3 क्लॉजेस थे ना, उसके लिए तो तुम आज भी प्राइवेट ही हो, इस 3 क्लॉजेस को छोड़ के तुम बाकी क्या माने जाओगे, पब्लिक। अब आ जाओ मेरे टेबल के ऊपर जो मैंने आपको लिखाया था, अब तुमको लॉजिक समझ में आएगा। बट प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए, 2। मिनिमम डायरेक्टर कितने चाहिए, 2। पब्लिक में कितने चाहिए, 3। डीम पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए, 3। क्यों, क्योंकि ये लिखा है सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 के अंदर। और बेटा कंपनी एक्ट आज के बाद में भले ही तू प्राइवेट है लेकिन तेरे को प्राइवेट मानता है, पब्लिक मानता है, पब्लिक मानता है, तो तेरे ऐसा फॉलो करना है जैसे पब्लिक। सर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट में कितने चाहिए, 2। पब्लिक में कितने चाहिए, 7। बेटा डीम पब्लिक कंपनी में भी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने चाहिए, 7। क्यों, सेक्शन 3 सेक्शन सेक्शन 3 ये बोलता है कि पब्लिक कंपनी के अंदर कभी भी 7 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। और तू एक पब्लिक कंपनी, तुझे तो आज के बाद हम पब्लिक कंपनी मान रहे हैं तो तेरे ऊपर। लेकिन अब देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की बात कहाँ पे लिखी है, आर्टिकल। आज भी तू आर्टिकल के हिसाब से क्या है, तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने हैं, 200। पब्लिक में नो लिमिट, तेरे ऊपर भी 200। क्यों, आर्टिकल की बातों से छुटकारा नहीं मिला। तो वैसे तो तू आज के बाद में क्या बन चुकी है, पब्लिक, लेकिन आर्टिकल में जो लिखा था ना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 200, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्रोहिबिशन पब्लिक, वो तो तेरे ऊपर आज भी एप्लीकेबल भले ही तू पब्लिक बन चुकी है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ शेयर पे प्राइवेट में रिस्ट्रिक्शन है, पब्लिक में फ्री है, डीम पब्लिक कंपनी में भी रिस्ट्रिक्शन है। क्यों सर, ये बात कहां पर लिखी है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सर आईपीओ पब्लिक इशू ला सकते, पब्लिक कंपनी में प्रोहिबिशन है, प्राइवेट में, सॉरी प्राइवेट में प्रोहिबिशन है, पब्लिक में अलाउ है। बेटा डीम पब्लिक कंपनी में भी क्या माना जाएगा, मतलब ये 3 बातें छोड़ दे जो आर्टिकल में लिखी हुई है, इसके अलावा तुझे पूरा कंपनी एक ऐसे फॉलो करना है जैसे क्या तू क्या है, एक पब्लिक कंपनी है, एक पब्लिक कंपनी है। कैसे देखो, क्या लॉजिकली समझ में आया। इन 2 पॉइंट के लिए हम आपको पब्लिक कंपनी मान रहे हैं, लेकिन आर्टिकल के 3 पॉइंट के लिए आज भी हम आपको क्या मान रहे हैं, प्राइवेट कंपनी मान रहे हैं। कैसे समझ में आया, यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताओ। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट था, ठीक है। अब सर सुनो ना, एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है, प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है या पब्लिक कंपनी को प्राइवेट, क्या करना पड़ेगा,
अगर पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट होना है तो खुद के नाम में वर्ड ऐड करना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। और बेटा अगर प्राइवेट को पब्लिक में तो अपने वर्ड में से वर्ड प्राइवेट को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और सिर्फ नाम क्या बच जाएगा, लिमिटेड। प्लस इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रहेंगे, 2। इसमें नंबर ऑफ मेंबर बढ़ा के करने पड़ेंगे 7। इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हैं, 2। इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर बढ़ा के कितने करने पड़ेंगे, 3। और सर अगर किसी को पब्लिक से प्राइवेट में जाना है तो आपके केस में आपको नंबर ऑफ मेंबर को घटा के 200 के अंदर लाना पड़ेगा, 200 के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स को लाना पड़ेगा। बाकी प्रोसीजर एकदम सिंपल है, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आरओसी को फाइल करना पड़ेगा, वी आर डन विद द प्रोसीजर। एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन। देखो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखो, पब्लिक कंपनी मीन्स कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल आपका भी प्रिस्क्राइब रहेगा उतना, और आज कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। एंड प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ पब्लिक कंपनी डीम टू बी पब्लिक कंपनी, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक। बेटा पहले बोर्ड मीटिंग का नोटिस भेजेंगे, नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, फिर बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करेंगे कि हम लोग कन्वर्जन करना चाहते हैं, पास रिजोल्यूशन। फिर हम लोग जनरल मीटिंग का नोटिस भेजते हैं 21 दिन का। ये आपको समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कि नोटिस क्यों पास होता है, कौन सा। फिर हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारे मेमोरेंडम को चेंज करेंगे, क्यों, मेमोरेंडम में नाम होता है आपका। फिर वो आप आपका क्या करोगे, आर्टिकल के अंदर प्राइवेट पब्लिक में जा रहे हैं ना, वो 3 क्लॉजेस पे 3 क्लॉजेस हटाएंगे, ऐसी बात है। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड द जनरल मीटिंग नेक्स्ट चैप्टर देन वी विल कम टू द कन्वर्जन का प्रोसीजर, ठीक है। अभी के लिए ये काफी है। तो सर हियर वी आर डन विथ व्हाट, 1 पर्सन, नहीं सॉरी, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। सो एक बार अगर कोई बोले सर इसको सम अप कर दो जो आज हमने पढ़ा, तो देखो प्राइवेट कंपनी हम लोग किसको बोलेंगे, आपका पेड शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, जितना प्रिस्क्राइब है, और कुछ प्रिस्क्राइब है क्या, 0 प्रिस्क्राइब है। दूसरा ट्रांसफर ऑफ शेयर के ऊपर क्या है, रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद में पब्लिक इशू के ऊपर क्या है गाइस, प्रोहिबिशन। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने अलाउ है, 200। 200 के अंदर 3 बातें, अगर किसी ने शेयर को जॉइंटली होल्ड किया तो उसको काउंट करेंगे 1। इसके अलावा कोई तुम्हारा एम्प्लॉय है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे। और अगर कोई एम्प्लॉय एक्स एम्प्लॉय है प्लस आज मेंबर भी है, वो एम्प्लॉय तो एक्स हो गया लेकिन मेंबर कंटिन्यू है, इसको भी क्या करेंगे, एक्सक्लूड। और पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन बोलता है कि आई एम नॉट प्राइवेट कंपनी, मेरा पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, जितना प्रिस्क्राइब है। और तीसरा मेरी सब्सिडरी को डीम पब्लिक कंपनी बोलना। ऐसे समझ में आया, इतना तो पढ़ा अपन ने, से ज्यादा पढ़ा नहीं। हम लोगों को आंसर लिखते कैसे ये समझने में टाइम गया। क्या ये बातें आपको क्लियर होती जा रही है, यस और नो। सो अब मैं आपको बता दूं गाइस, दिस वाज अ लास्ट डेमो लेक्चर, यह हमारा लास्ट डेमो लेक्चर था। कुछ बातें आपको मेरे क्लास के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि मैं पूरा का पूरा लॉ आपको लिखाने वाला हूं, लिखित स्वरूप में देने वाला हूं, ठीक है। प्लस जैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिख के बताया, ऐसे मैं और भी आपको 25 30 50 क्वेश्चन आंसर लिख के भी बताने वाला हूं। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। क्यों सर, बिकॉज जब तक ये नहीं करोगे, नॉलेज कितना भी है, जब तक लिखते नहीं आएगा, लिखा भी है लेकिन आंसर को प्रेजेंट करते नहीं आएगा, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, ठीक है सर। और इसके अलावा सर क्या मिलेगी आपको, 2 कंसेप्ट बुक मिलने वाली है, मैं आपको बता दूं 2 कंसेप्ट बुक मिलेगी। एक रहेगा आपका कंसेप्ट बुक कंपनी एक्ट 2013, उसके अंदर है 40 मार्क का। सर इसी के अंदर आपका एलएलपी एक्ट भी कवर किया हुआ है मैंने। और सर इसी के अंदर मैंने आपका इथिक्स भी कवर किया है, कितने मार्क का, 15 मार्क का। तो ये जो एक बुक बनी है ये गिनकर 130 पेज की बुक है बेटा। इस बुक्स के अंदर आपके लगभग कितने मार्क कवर है, 55। और दूसरी बुक है आपकी कमर्शियल लॉ की, और इस कमर्शियल लॉ में आपका कमर्शियल लॉ प्लस आपका इथिक्स भी क्या है, सॉरी इथिक्स नहीं, इंडस्ट्रियल लॉ कवर रहेगा। ये बुक गई है लगभग 300 पेजेस की, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाता हूं मैं। और बेटा ये कंसेप्ट बुक है, ये दोनों भी क्या है, कंसेप्ट बुक। और साथ ही साथ में आपको मिलेगा एक क्वेश्चन आंसर बुक, मतलब क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक। सर इसके अंदर भी आप देखो, आपको एग्जाम के जो क्वेश्चन है सीएमए इंस्टीट्यूट के, वो तो मैं आपको कैसे दे रहा हूँ, बुक दे रहा हूँ, लेकिन सर
हर एक सेक्शन के ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अभी तक इंस्टीट्यूट ने पूछे नहीं है, इसका मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ, इसका पीडीएफ। और बेटा ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ही 110 कंपनीज एक्ट के केस स्टडीज रहेंगे सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लगभग 250 केस स्टडीज है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो तुम्हारे इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछे नहीं है, वो सब कुछ मैं आपको अपने क्लास में कवर कराने वाला हूँ। सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है। एंड गाइज इफ़ यू रियली विश कि अपना दोनों का साथ आगे बढ़े, बिकॉज आई एम ऑल्सो टीचर एट अ फाइनल लेवल, फाइनल में भी काफ़ी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड फाइनल की फैकल्टी आपको इंटर लेवल पे पढ़ा रही है, तो मेक श्योर यू कैन परचेस, सेल टीम्स के नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारे लेक्चर जो है बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, दैट यू कैन बाय। देखो सी, जो भी पैसा आप पे कर रहे हो ना, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट, कल जाके आप प्रोफेशनल बनोगे, उसके बाद में समय नहीं लगेगा, एक पहले मंथ का सैलरी आएगा, तुम्हारे फाउंडेशन से लेके फाइनल तक की सारी फी रिकवर हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट रादर देन बेटा तुम लोग फोन ले लेते हो, ये ले लेते हो, दिस आर द लाइबिलिटी, वहां से कोई इनकम जनरेट होने वाली नहीं है, बट ये जो पैसा है डोंट यू थिंक ये आपके फ्यूचर को शेप कर रहा है? सो डोंट थिंक, है ना, जैसे लाइब्रेरी लगाते वक्त सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज इन्वेस्टमेंट। लेक्चर परचेस कर रहे हो, अगर आपको फैकल्टी सही लग रहा है और आपको लग रहा है आपकी उसकी ट्यूनिंग मैच कर रही है, आपने सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट जिससे आपका फ्यूचर शेप ले रहा है। सो गाइस, दिस इज सी एस सतीश बायती signing off. Bye bye, take care, see you all in the next video in regular class.